हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शकील अहमद स्वागत करता हूं आपका एकेडमिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जून का महीना आज ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और आज ही हम खत्म करने वाले हैं जून के सभी करंट अफेयर्स। ओके, तो जून के लास्ट वीक के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। क्या क्या चीजें अब तक इस पूरे सप्ताह में, पिछले सप्ताह हमारा जो सेशन आया था उसके बाद में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें रही, इंपॉर्टेंट दिवस रहे, इंपॉर्टेंट खबरें रही, उन सभी की हम बात करेंगे इस वीडियो में। और जून के महीने को खत्म होते होते हम जून के पूरे करंट अफेयर्स भी खत्म कर लेंगे। फिर शुरू करेंगे नई उमंग के साथ, एक नया महीना, नई मेहनत करेंगे, है ना। और रिवीजन करते चलेंगे पिछला, ताकि आगे फ्यूचर हमारा बेहतर होता जाए। तो आज बात करेंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बेहतरीन कंटेंट आपको इस वीडियो के द्वारा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और इरादा यह रहता है कि पूरे हफ्ते में आप रोजाना आधा घंटा 1 घंटा ना देकर पूरे हफ्ते में मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप सभी खबरों को जान लें, पहचान लें, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपको पता हो। तो ये इरादा रहता है ताकि आप दूसरे सब्जेक्ट्स को अपना समय दे सकें। आइए, जैसा कि हमारा दस्तूर है, जो हमारी परंपरा है, पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं। सबसे पहले 17 जून को मनाया गया विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। तो ये जो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है विश्व में, उसकी रोकथाम के लिए, सूखे की रोकथाम के लिए ये दिवस मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। 17 जून को हर साल मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट डे है, तो आ सकता है एग्जाम में। थीम क्या थी इस बार की? इसकी थीम थी रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड। हमें एक हेल्दी लैंड की जरूरत पड़ेगी अगर हम वापस बेहतर बनना चाहते हैं तो। फिर 18 जून को मनाया गया सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस। ये गैस्ट्रोनॉमी क्या होती है? ये गैस्ट्रोनॉमी होती है कोई पाक कला से संबंधित। अब ये पाक कला क्या पाकिस्तान की कला है? नहीं, पाकिस्तान की नहीं। खाना बनाने की जो कला होती है ना, डिशेस बनाने की, व्यंजन बनाने की, उस कला को कहते हैं पाक कला। ठीक है, तो पाक कला बेसिकली आप कह सकते हैं किसी विशेष क्षेत्र में, सॉरी, ये जो गैस्ट्रोनॉमी है किसी विशेष क्षेत्र में खाना पकाने की कला, खाना पकाने की कला। तो क्या हुआ? खाना पकाने की कला को कहते हैं पाक कला, और किसी विशेष क्षेत्र के अंदर उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोनॉमी। तो हर साल 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस मनाया जाता है। इस साल भी मनाया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। फिर 19 जून को मनाया गया राष्ट्रीय पठन दिवस। आप कहोगे सर ये राष्ट्रीय पठन दिवस क्या है? तो इसे हम कहेंगे नेशनल रीडिंग डे, नेशनल रीडिंग डे। और नेशनल रीडिंग डे हर साल 19 जून को क्यों मनाया जाता है? इस दिन एक जयंती, एक पुण्यतिथि होती है किसकी? P.N. पन्नीकर साहब की, है ना। P.N. पन्नीकर ये बहुत मशहूर इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने केरल में पुस्तकालय आंदोलन चलाया था। पुस्तकालय आंदोलन, जिसे हम क्या कह सकते हैं? लाइब्रेरी मूवमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं की पुण्यतिथि पर हर साल 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जाता है। और इस बार ये 26वां मनाया गया, 26वां राष्ट्रीय पठन दिवस 2021 में मनाया गया। फिर बात करते हैं विश्व सिकल सेल दिवस की। विश्व सिकल सेल दिवस एक तरह की बीमारी है जो ज्यादातर जनजातीय लोगों में पाई जाती है ना, जनजातियों में ज्यादा पाई जाती है। तो इसी से जागरूकता के लिए विश्व सिकल सेल दिवस हर साल 19 जून को मनाया जाता है। 19 जून का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है वो ये है, संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। संघर्ष में यौन हिंसा, अब संघर्ष में क्या कब होता है संघर्ष? जब जबरदस्ती की जाती है ना। तो जबरदस्ती, अगर यौन हिंसा तो अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, हिंसा तो अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। तो संघर्ष में जैसे रेप हो गया, बलात्कार जिसे हम कहते हैं, और यौन दास्ता, वेश्यावृत्ति, जबरदस्ती वेश्यावृत्ति करवाना, जबरन किसी को गर्भावस्था में, है ना, और गर्भपात करवाना, जबरदस्ती नसबंदी करवा देना, ये सारी चीजें यौन हिंसा में आती है संघर्ष के अंदर। ठीक है, तो इनके उन्मूलन के लिए, इन सब चीजों को खत्म करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है हर साल 19 जून को। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर ये जून 19 जून को एक दिन मनाया जाता है, जून 10। क्या है? देखिए 19 जून
1865 को अमेरिका में, यूएसए में दासता से मुक्ति की घोषणा कर दी गई। पहले वहां पे दास होते थे ना, तो दास प्रथा को बिल्कुल खत्म घोषित कर दिया गया। कब? 19 जून 1865 को। तो 19 को हम क्या कहते हैं? 19th, है ना, जून। तो जून प्लस 19th का 10th लिया गया और इसको बना दिया गया जून 10th। तो हर साल जून 10th मनाया जाता है अमेरिका में। और ये अब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूएसए ने जून 10th को, यानी कि 19 जून को अब एक नेशनल हॉलीडे घोषित कर दिया है, नेशनल हॉलीडे। और यहाँ पर अब हर साल क्या रहेगी? राष्ट्रीय छुट्टी मनाई जाएगी 19 जून को। किस खुशी में? क्योंकि अमेरिका से दासता को खत्म किया गया था 19 जून 1865 के दिन। उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे। फिर 21 जून है, 21 जून को क्या मनाया गया? विश्व संगीत दिवस। ओके, अगली बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, है ना, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, पब्लिक सर्विस डे। ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 23 जून को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। क्या करते हैं इस दिन? ताकि लोगों को पब्लिक सर्विस के लिए जागरूक करने के लिए, लोगों को उस तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ना, सरकारी नौकरियों में या पब्लिक सर्विसेज जो होती है, जैसे आईएएस की नौकरी है, इस तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है। अब हर देश में होती है ना पब्लिक सर्विसेज, तो हर देश के पब्लिक सर्विसेज के लिए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें 23 जून को ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई, पुण्यतिथि मनाई गई। उनका स्वर्गवास जिस दिन हुआ था वो दिवस मनाया गया। और कौन सी पुण्यतिथि थे ये उनकी 68th पुण्यतिथि थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्वतंत्र भारत के प्रथम कौन से मंत्री थे? प्रथम उद्योग मंत्री थे। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है और पूछा जाता है एग्जाम में। और क्योंकि इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है तो जरूर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा बनती है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 68वीं पुण्यतिथि और स्वतंत्र भारत के ये हमारे प्रथम उद्योग मंत्री थे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना भी की थी। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी आप थे। फिर बात करें 24 जून को मनाई गई एक जयंती, किसकी? संत कबीर की जयंती मनाई गई। आपको पता है कबीर के बारे में। तो क्या हर साल 24 जून को मनाई जाती है कबीर की जयंती? जी नहीं, हर साल 24 जून को नहीं, ये मनाई जाती है ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा। और आपको पता है ज्येष्ठ पूर्णिमा इस बार 24 जून के दिन रही, तो संत कबीर की जयंती भी 24 जून को इस वर्ष 2021 में मनाई गई। कुछ ग्रंथ आप ध्यान रखेंगे कबीर के, एक तो है कबीर ग्रंथावली, सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे बीजक का तो नाम आपको भूलना ही नहीं है। और एक थर्ड ग्रंथ और है साखी, है ना। ये 3 इंपॉर्टेंट है, इनमें से बीजक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको इसका नाम नहीं भूलना है। फिर 25 जून को एक घटना आपातकाल 1975 में जो लागू की गई थी, उसके 46 वर्ष कंप्लीट हुए, तो ये भी चर्चा में रहा, आपको पता होना चाहिए। हमारी जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 से लगाई थी, 25 जून 1975 से आपातकाल की घोषणा की थी और करीब 21 महीनों तक ये आपातकाल लागू रहा था, है ना। तो इंदिरा गांधी ने ये काम किया था और 46 वर्ष हो चुके हैं 2021 में इसको, तो इंपॉर्टेंट आपके लिए थोड़ा बहुत हो जाता है। 26 जून को क्या किया गया है? 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ठीक है, नशीली दवाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए, है ना, और उनकी अवैध तस्करी के खिलाफ उसको रोकने के लिए क्या किया गया? एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। फिर बात करें 27 जून बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती मनाई गई। और कौन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? ये वही पर्सन है जिन्होंने आनंद मठ की रचना की थी, आनंद मठ। और आनंद मठ ही वो ग्रंथ है जहां से हमने वंदे मातरम का गीत लिया है, वंदे
मातरम का गीत हमने जहां से लिया है, आनंद मठ से। और आनंद मठ की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी और उनकी जयंती मनाई गई 27 जून को। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें हो जाती है, एक तो आनंद मठ और एक वंदे मातरम, हमारा राष्ट्रीय गीत जिसे हम कहते हैं ना, राष्ट्रीय गीत, तो आनंद मठ से हमने लिया है और इसकी रचना। तो अगर इनडायरेक्टली कहा जाए कि वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर बात करें 28 जून को एक जयंती मनाई गई, पीवी नरसिम्हा राव जयंती, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इनकी 100वीं जयंती थी। उनका जन्म हुआ था 1921 में, है ना, करीमनगर में हुआ था, जो अभी तेलंगाना में, करीमनगर तेलंगाना, अभी वर्तमान में तेलंगाना में है करीमनगर, 1921 में। तो 2021 में उनकी जयंती 100वीं जयंती है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करें, अगर इनकी बात करें डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव की, तो ये कब से कब तक हमारे प्रधानमंत्री रहे थे? ये रहे थे 1991 से 1996 तक, है ना, आपको ध्यान रखना है, जरूरी है। और इन्हीं के कार्यकाल में जो LPG रिफॉर्म्स लागू किए गए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, तो यही हमारे इन्हीं के टाइम में। और इन्हीं के समय कौन थे हमारे वित्त मंत्री? डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, और इन्हीं की दोनों की वजह से हमारे भारत में LPG रिफॉर्म्स लाए गए थे। फिर बात करें 29 जून की, 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के दिन किसकी जयंती होती है? तो आपको पता होना चाहिए, PC महालनोबिस इनकी जयंती होती है, इनका जन्मदिन होता है 29 जून को, इसलिए हर साल PC महालनोबिस की जयंती पर यानी 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। फिर 2 अदर इंपॉर्टेंट डेज, इनको हम कह सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस, ये मनाया गया 18 जून को, और गोंडवाना की महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस, ये मनाया गया 24 जून को, है ना। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है आपको पता है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनकी समाधि है, ध्यान रखना जरूरी है, याद रखना आपको। फिर बात करें अब इंटरनेशनल न्यूज़ेस की, हर बार की तरह, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट डेज थे हमने कवर कर लिए हैं, तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज। सत्य नडेला, ये भारतीय मूल के हैं, ध्यान रखना आप। सत्य नडेला जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के क्या बन गए हैं? चेयरमैन बन गए। अब आप सोच रहे होंगे कि सत्य नडेला तो पहले से माइक्रोसॉफ्ट के कुछ थे, तो क्या थे वो? CEO थे, है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। 2014 में इनको बनाया गया था, 2014 से ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO थे, लेकिन अब ये माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बन गए, अध्यक्ष बन गए हैं। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की कंपनी है? USA की है, मल्टीनेशनल कंपनी, आप सभी को पता है। स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, और किसने की थी? पॉल एलन और उनके साथ थे बिल गेट्स। पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी 1975 में। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें INEU नाफोर, ये क्या है? ये एक युद्ध अभ्यास है, ओके, युद्ध अभ्यास है। इनसे हो गया इंडिया और EU से हो गया यूरोपियन यूनियन। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन की नौसेना के मध्य होने वाला एक क्या है? युद्ध अभ्यास है। और ये वाला जो INEU नाफोर है, ये पहली बार हुआ है, तो पहला युद्ध अभ्यास है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, पहली बार हुआ है ना। कहां पर हुआ ये? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये हुआ है अदन की खाड़ी में। अदन की खाड़ी के अंदर ये सम्मिलित किया गया, ये इसका आयोजन किया गया। और इसमें किस किस देश के युद्धपोत यानी जो जहाज है उन्होंने भाग लिया? तो ध्यान रखना है, भारत है, इटली है, स्पेन है और फ्रांस। भारत, इटली, स्पेन और फ्रांस के युद्धपोतों ने इस युद्ध अभ्यास के अंदर भाग लिया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर है, फिर से संयुक्त राष्ट्र महासचिव बने एंटोनियो गुटेरस। देखिए 31 दिसंबर 2021 को कार्यकाल खत्म हो रहा था एंटोनियो गुटेरस का, और फिर क्या हुआ? जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसने अपनी मतलब में निर्वाचन के लिए कहा था कि हमने
हमारी तरफ से जो उम्मीदवार है वो कौन है, एंटोनियो गुटेरस है। यानी इनके नाम की क्या की थी, घोषणा की थी कि हमारे लिए तो एंटोनियो गुटेरस अभी ठीक है, एक कार्यकाल के लिए और। तो अब वापस से इनका अगला कार्यकाल शुरू होगा 1 जनवरी 2022 से, और 5 साल का ये कार्यकाल रहेगा, यानी 31 दिसंबर 2026 तक ये वापस से एंटोनियो गुटेरस जो हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बने रहेंगे। एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल से हैं, आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, डायनासोर की 6 प्रजातियों के पैरों के निशान मिले हैं। 6 प्रजातियां, 6 डायनासोर नहीं है ना, 6 डायनासोर तो एक ही प्रजाति के भी हो सकते हैं, लेकिन डायनासोर की 6 अलग अलग प्रजातियों के पैरों के निशान कहां पे मिले हैं, तो ब्रिटेन का एक शहर है कैंट, ब्रिटेन का एक शहर है कैंट, है ना, यूनाइटेड किंगडम का शहर है कैंट, वहां पर ये मिले हैं, इसकी खोज की गई है। जीवाश्म से मिले हैं, बेसिकली जो चट्टानों के जीवाश्म होते हैं चट्टानों में, उनसे मिले हैं, पता चला है कि ये जो निशान है वो डायनासोर्स के हैं और 6 अलग अलग प्रकार के डायनासोर्स के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और ये कितने वर्ष पुराने हैं, इनकी जो खोज की गई है, ये निशान है 110 मिलियन वर्ष पुराने, ओके, 110 मिलियन वर्ष पुराने ये निशान बताए जा रहे हैं। आगे बात करते हैं, भारत और भूटान के बीच समझौता हुआ, क्यों हो गया समझौता? समझौता हुआ है पर्यावरण क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग करने को लेकर, है ना। तो पर्यावरण के क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। अब क्या हो जाता है, जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, पर्यावरण का मुद्दा है ना, अपशिष्ट प्रबंधन हो गया, यानी आप कहो तो प्रदूषण के बारे में बात करनी है, अपशिष्ट प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन कैसे करना है, इन सब के बारे में एक दूसरे का सहयोग करेंगे ये दोनों देश, भारत और भूटान। तो आपको ध्यान रखना है, भूटान की कैपिटल है थिम्फू, और हमारा बेस्ट फ्रेंड है भूटान, ध्यान रखना, है ना। फिर बात करें ब्रिक्स की, ब्रिक्स का ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन हुआ। 2 दिवसीय हुआ तो कब से कब तक हुआ, 22 और 23 जून 2021 को। और आपको पता है इस साल ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ होना है, ब्रिक्स का सम्मेलन भारत में। तो ब्रिक्स से संबंधित सभी इवेंट भारत में ही आयोजित किए जा रहे हैं, है ना। तो ब्रिक्स का 2 दिवसीय ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर क्या हुआ, शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स की बात करेंगे तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी जैसा कि आप सब जानते हैं 2006 में, सितंबर 2006 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में, शंघाई। और ब्रिक्स बैंक किसे कहते हैं, ब्रिक्स बैंक कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक को, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी इसको कहा जाता है। ब्रिक्स की बात करेंगे तो ब्रिक्स से बी से ब्राजील है, आर से रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये इनके नामों से बना हुआ है। और इसी क्रम में क्या होते हैं, ये इनके सम्मेलन, शिखर सम्मेलन आयोजित भी किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्रिक्स का एक और आपको ध्यान रखना है, ब्रिक्स की जो नेटवर्क यूनिवर्सिटीज हैं, नेटवर्क विश्वविद्यालय, ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय का 3 दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन, है ना, ऑनलाइन सम्मेलन हुआ था। इसका उद्घाटन किसने किया था, इसका उद्घाटन ऑब्वियसली सब कुछ भारत से संबंधित होगा इस बार, और इसका उद्घाटन किया था आईआईटी बॉम्बे ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रख लेना है। फिर आगे बढ़ते हैं ग्रेट बैरियर रीफ की। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, ये कोरल्स है ना, क्या कहते हैं हम, प्रवाल्स, कोरल भित्ति है, ये प्रवाल भित्ति है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ, है ना। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो यूनेस्को जो विश्व धरोहर स्थल घोषित करता है, इसकी एक सूची है इंडेंजर। तो यूनेस्को का कोई स्थान जब बहुत खतरे में होता है, आपको पता है कोरल्स, प्रवाल भित्तियां, पर्यावरण की वजह से जो पर्यावरण का संकट आ रखा है, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण वगैरह, इन सब की वजह से जो प्रवाल भित्तियां हैं पूरे विश्व की, वो खतरे में है, और ग्रेट बैरियर रीफ भी खतरे में है। तो यूनेस्को ने ये कहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ को इंडेंजर यानी खतरे में होने की सूची में क्या कर देना चाहिए, शामिल कर देना चाहिए, क्योंकि ये खतरे में है। अच्छा, इस सूची में शामिल कर देने के बाद क्या होगा, इसके बचाव के लिए ज्यादा बेहतर प्रयास किए जाएंगे, है ना, विश्व स्तर पर ज्यादा बेहतर प्रयास किए जाएंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है
ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में, और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ये है। ठीक है, फिर बात करें वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 की। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? अंकटाड ने। अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड ने जारी की है। और आपको पता है अंकटाड की डायरेक्टर जनरल कौन है? अंकटाड की डायरेक्टर जनरल है रेबेका ग्रीन्सपैन। रेबेका ग्रीन्सपैन, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली महिला महासचिव बनी है अंकटाड की, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जारी कर दिया इन्होंने। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत क्या कहा गया कि वर्ष 2020 में एफडीआई जो है ये कौन से देश में कितना कितना आया? तो टॉप पर कौन है? सबसे ज्यादा कहां पर आया? सबसे ज्यादा आया यूएसए में। सेकंड कौन है? सेकंड है चाइना। यूएसए और चाइना में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा आया है। इसके अलावा इंडिया में कितना आया? इंडिया में आया है 64 बिलियन डॉलर। और इंडिया कौन से नंबर पे रहा है? इंडिया रहा है 5th नंबर पे। ओके, तो आपको ध्यान रखना है 64 बिलियन डॉलर। 2019 में जितना आया था 51 बिलियन डॉलर, 51 बिलियन डॉलर, इससे कितना ज्यादा है? 27% ज्यादा आया है इस बार। तो ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट ये भी है। अगली बात करें टेबलेट मार्केट रिपोर्ट की। टेबलेट मार्केट रिपोर्ट जारी की है एक संस्था है काउंटर पॉइंट रिसर्च। काउंटर पॉइंट रिसर्च, तो काउंटर पॉइंट रिसर्च ने ये जारी की है। और ये क्या बताती है? जो टेबलेट मार्केटिंग है, यानी टेबलेट और पीसी वगैरह जो होते हैं ना, टेबलेट जो होते हैं हम यूज करते हैं, इक्विपमेंट्स जो होते हैं, तो टेबलेट की मार्केटिंग विश्व में सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा किसका टेबलेट बिकता है? तो 1 नंबर पे रहा एप्पल और सेकंड नंबर पे रहा सैमसंग। तो आपको एप्पल का नाम ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि शायद आपसे फर्स्ट पूछ ले, या इससे भी ज्यादा ध्यान रखना है आपको कि किसने जारी की है। शायद आपसे पूछ ले कि टेबल मार्केट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, तो आप कहेंगे काउंटर पॉइंट रिसर्च। फिर एक रिपोर्ट की बात करते हैं, ग्रोथ इंजन्स ऑफ इनोवेशन, हाउ एशिया पैसिफिक टेक्नोलॉजीज आर वर्शियरिंग रीजनल रियल एस्टेट, है ना। तो ये जो है हब्स, यहाँ पे हब्स होगा, हब्स। तो हाउ एशिया पैसिफिक टेक्नोलॉजीज हब्स आर वर्शियरिंग रीजनल रियल एस्टेट। तो ये रिपोर्ट जारी किसने की है? ये रिपोर्ट जारी की है कोलियर्स ने। कोलियर्स नामक एक कंपनी है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है कोलियर्स, है ना। इन्होंने जारी की है ये रिपोर्ट। और क्या है इस रिपोर्ट के अंतर्गत? इन्होंने टॉप टेक्नोलॉजी सेंटर बताए हैं कि कौन कौन से, कहां पर? एशिया पैसिफिक के क्षेत्र में। तो इस रिपोर्ट के अंतर्गत कोलियर्स ने यह बताया कि एशिया पैसिफिक में टॉप टेक्नोलॉजी सेंटर कौन कौन से हैं। क्या हमारे भारत का कोई सेंटर आता है? तो देखिए, अगर हम टॉप 5 की बात करते हैं, टॉप 5 की, तो उसमें भारत का है बेंगलुरु, है ना। इसके अलावा भी जैसे दूसरे देशों की, जैसे बीजिंग है, चाइना का शंघाई है, शेंझेन है और सिंगापुर है, ये तो है टॉप 5। लेकिन टॉप 10 की बात करते हैं, टॉप 10 की, तो बेंगलुरु तो हमारा टॉप 5 में ही है, तो ये तो है ही। इस टॉप 10 में फिर हैदराबाद भी सम्मिलित हो जाता है ना। तो ये रिपोर्ट भी ध्यान रखनी है आपको। कोलियर्स का नाम भी ध्यान रखना है। कोलियर्स एक कंपनी है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। और रिपोर्ट का नाम शायद आपको इतना ध्यान नहीं रखना, इतना सा याद रखना है, ग्रोथ इंजिन्स ऑफ इनोवेशन रिपोर्ट। ठीक है, हाँ। तो आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं क्या है। भारत और फिजी के बीच में समझौता हुआ है। किस चीज का समझौता हो गया इन दोनों के बीच में? भारत और फिजी के बीच में समझौता हुआ है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को, संबद्ध क्षेत्र के सहयोग को लेकर। कृषि तो चलो समझ में आता है, इसका संबद्ध क्षेत्र क्या है? यानी ऐसी चीजें जो कृषि क्षेत्र से संबंधित है, जिनका कच्चा माल, रॉ मटेरियल वगैरह कृषि क्षेत्र से संबंधित है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल ले तो डेयरी उद्योग है, चावल उद्योग है, चावल उद्योग। जल संसाधन की बात करें, नारियल का उद्योग है ना। खाद्य प्रसंस्करण है, फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण। तो इन उद्योगों का विकास करने के लिए भारत और फिजी ने आपस में क्या किया है?
समझौता किया है। भारत फिजी की हेल्प करेगा, फिजी भारत की हेल्प करेगा। फिर बात करें एक पहल की, लो कार्बन अर्थ पहल। ये किसके द्वारा शुरू की गई है? लो कार्बन अर्थ पहल। ये दो संगठन है, एक तो यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एक है मैसिव अर्थ फाउंडेशन, मैसिव अर्थ फाउंडेशन। इन दोनों के द्वारा ये पहल शुरू की गई है ताकि हमारी अर्थ पर जो नुकसान पहुंचाने वाला कार्बन है उसको कम किया जा सके, है ना। लो कार्बन अर्थ। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। नैरोबी केन्या की राजधानी है नैरोबी, यहाँ पर हेडक्वार्टर है। और इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है? वो है इंगर एंडरसन। इंगर एंडरसन डेनमार्क से ये है। फिर अगली बात करते हैं, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ का है? अमेरिका का सबसे पुराना नेशनल पार्क है येलो स्टोन नेशनल पार्क। अभी क्यों चर्चा में है? देखिए, जलवायु परिवर्तन की वजह से बर्फ पिघल रही है, बर्फ पिघल रही है तो यहाँ पर इस पार्क में पानी की समस्या बढ़ रही है, पानी की समस्या बढ़ रही है, इसके लिए ये भी हाईलाइटेड है। ओके। और ये जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है ना, ये सबसे ज्यादा गीजर्स, जो गर्म पानी के स्रोत होते हैं ना, प्राकृतिक गर्म पानी के स्रोत जिन्हें हम गीजर्स कहते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ये तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, है ना। फिर बात करें लासा। लासा कहाँ की राजधानी है? तिब्बत की राजधानी है लासा। और निंगिच, है ना, निंगच, ये इसके बीच में चीन ने बुलेट ट्रेन चला दी है। आपको पता है निंगच कहाँ पर है? निंगच हमारे अरुणाचल प्रदेश की सीमा से बिल्कुल पास है। तो चीन का एक क्या हो गया? चीन की एक पहुंच हो गई, बहुत आसान पहुंच हमारी अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक, है ना। तो ये भारत के लिए एक टेंशन वाली बात है। लासा से निंगच तक चीन ने बुलेट ट्रेन चला दी है। तो लासा की बात करें तो तिब्बत की राजधानी है, ध्यान रखना। और तिब्बत आपको पता है चीन ने हथिया लिया था, तो वहां के जो दलाई लामा थे वो भारत आ गए थे। और भारत आने के बाद में उसी वक्त से तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत से काम करती है ना। निर्वासित सरकार है, क्योंकि तिब्बत पे तो चीन का कब्जा है, लेकिन क्योंकि वो कहते हैं कि हम चीन का कब्जा नहीं मानेंगे, तो वो अपनी सरकार एक अलग से बना रखी है उन्होंने। और वो कहां से चलाते हैं? भारत। हमारा जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला से वो अपनी सरकार चलाते हैं। और वर्तमान में तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हमने बात भी की थी, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, पेम्पा सेरिंग। पेम्पा सेरिंग है वर्तमान में तिब्बत के निर्वासित सरकार के प्राइम मिनिस्टर। ओके। फिर बात करते हैं अगली खबर की, लेबनान का आर्थिक संकट। देखिए, ये एक दुखद खबर है कि पिछले 20 महीनों से भी ज्यादा समय हो गया तिब्बत में इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखा है, आर्थिक संकट आ रखा है। और ये इतना बड़ा आर्थिक संकट है कि जो विश्व बैंक है, हमारा वर्ल्ड बैंक ने इसे 150 सालों में सबसे खराब संकटों में से एक संकट बताया है ना। पिछले 150 सालों में दुनिया में जो सबसे खराब संकट आए हैं, उन संकटों में से एक है लेबनान का आर्थिक संकट। और अब क्या हो गया, यहाँ पे इस आर्थिक संकट की वजह से लोग इतने परेशान हो गए, वहां पे भूखमरी हो गई है ना, लोगों का रहना मुश्किल हो गया। तो वहां पर अब विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गए सरकार के खिलाफ, विरोध प्रदर्शन और दंगे भी वहां पर होना शुरू हो गए, मतलब अराजकता फैलने वहां पर शुरू हो चुकी है। लेबनान की बात करेंगे तो लेबनान पश्चिमी एशिया का एक देश है, एशियन कंट्री है और पश्चिमी एशिया का देश है। इसकी कैपिटल है बेरूत इसकी कैपिटल है। दिव्यांग व्यक्ति को अंतरिक्ष एजेंसी में नियुक्त करने की योजना, यहाँ पर बेसिकली अंतरिक्ष यात्री होना चाहिए, है ना। तो दिव्यांग व्यक्ति को कौन करेगा? जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसने एक पॉलिसी बनाई है कि अब हम दिव्यांग कोई अंतरिक्ष यात्री होगा उनको भी अंतरिक्ष एजेंसी में नियुक्त करेंगे काम करने के लिए। भाई अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, कोई फिजिकली एबल्ड नहीं है, तो वो मेंटली तो एबल्ड है ना, वो काम तो कर सकता है। तो इस तरह से दिव्यांग लोग क्या होंगे? स्ट्रांग बनेंगे, उनको एम्पावरमेंट मिलेगी, वो सशक्तिकरण उनको मिलेगा। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये डिसाइड किया है कि वो दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को भी अंतरिक्ष एजेंसी में नियुक्त करेंगे। इसके लिए प्रोसेस भी उन्होंने बताया है अपनी
वेबसाइट में, तो उस प्रोसेस को फॉलो किया जा सकता है। ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात करें तो इनका लेटेस्ट मिशन है एनविजन मिशन। एनविजन शुक्र ग्रह के लिए है, शुक्र ग्रह के लिए। इनका एक और जूस मिशन है इनका जुपिटर के लिए, है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर है मिस्र, जॉर्डन और इराक के बीच में क्या हुआ है, त्रिपक्षीय सम्मेलन हुआ है। त्रिपक्षीय सम्मेलन, शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, ये हुआ बगदाद में। बगदाद कहाँ की राजधानी है, बगदाद है इराक की राजधानी, तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मिस्र और जॉर्डन और इराक के बीच में हुआ, तो कैपिटल और करेंसी इनकी हम ध्यान रख लेते हैं। मिस्र की कैपिटल, मिस्र को हम इजिप्ट कहते हैं, ध्यान रखना, इजिप्ट भी मिस्र को ही कहा जाता है। तो मिस्र की कैपिटल है काहिरा या कायरो भी इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, काहिरा। और करेंसी क्या है इसका, इसकी करेंसी है इजिप्टियन पाउंड, इजिप्टियन पाउंड, या आप कहोगे तो मिस्री पाउंड, है ना। और जॉर्डन की बात करें, जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान, अम्मान है जॉर्डन की कैपिटल, और जॉर्डनी दिनार यहाँ का करेंसी है। इराक की बात करेंगे, कैपिटल हमने बता दी है, बगदाद यहाँ की कैपिटल है, और करेंसी यहाँ की इराकी दिनार यहाँ की करेंसी है, दिनार। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर बाइडन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच के मध्य क्या हुई, वार्ता, जिसे हम कह सकते हैं शिखर सम्मेलन हो गया। आपस में बातचीत भाई नहीं बनती है ना, अमेरिका और रशिया आपस में नहीं बनती है, दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हैं, लेकिन चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका ये चाहता है कि रशिया हमारे साथ आ जाए, है ना, ताकि चीन को काउंटर करना थोड़ा सा आसान हो जाए। इसलिए बाइडन ने और पुतिन ने वार्ता की थी, और इस वार्ता का आयोजन कहाँ पे किया गया था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो आयोजन किया गया था वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया गया था, जिनेवा जहाँ पे बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं, स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसका आयोजन किया गया था। फिर बात करें आईसीसी की, यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, है ना, क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय है हेग में, द हेग। और हेग कहां पर है, नीदरलैंड, नीदरलैंड में। तो अभी चर्चाओं में क्यों है, इसके जो मुख्य वकील हैं, मुख्य वकील ये अभी नए नियुक्त किए गए, मुख्य वकील को हम कहते हैं प्रोसिक्यूटर। मुख्य वकील ये बने हैं कौन, करीम खान, करीम खान। और करीम खान कहाँ के हैं, करीम खान है ब्रिटेन के, ब्रिटेन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं कुछ नेशनल न्यूज पे। आपको पता है इंटरनेशनल से ज्यादा नेशनल न्यूज चर्चा में होती है, और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के भी चांसेस होते हैं। बात करते हैं अरुणांक, वर्तंक, ब्रह्मांक, उदयक, हिमांक, क्या है, परियोजनाएं। कैसी परियोजना, ये परियोजनाएं हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, ब्रो की परियोजनाएं। और अभी हमारे रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो हमारे मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने 12 सड़कों का उद्घाटन किया है, 12 सड़कों का उद्घाटन। ये सभी सड़कें इन परियोजनाओं के अंतर्गत बनाई गई सड़कें हैं। तो इनमें से किसी का भी नाम देके या सभी का नाम देके आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से मंत्रालय की या कौन से संगठन की परियोजना है। मंत्रालय पूछेगा तो आप कहेंगे रक्षा मंत्रालय की परियोजना है, और अगर आप संगठन से आपसे पूछा जाता है तो आप कहेंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन की ये परियोजनाएं हैं। ओके, ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रो की बात करेंगे तो स्थापना हुई थी 7 मई 1960 में, ठीक है, 1960 में। तो 2021 में कितने वर्ष हो गए, 2021 में 61 वर्ष हुए हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, या इससे जो भी इससे संबंधित फैक्ट्स हैं। इसके महानिदेशक कौन है, डायरेक्टर जनरल। इसके महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, राजीव चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी है इसके महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल। अच्छा, इसके अंतर्गत देखो इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार बताता हूँ, रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी आती है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक कंपनी आती है रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी, आरसीसी। तो आरसीसी की पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी है। तो आरसीसी की अध्यक्ष कौन है, आरसीसी की अध्यक्ष है वैशाली हिवासे, वैशाली हिवासे। इनका नाम नहीं भूलना है आपको, ये
इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं कातकरी जनजाति की। कातकरी जनजाति बेसिकली पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कहां पर है, महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है कातकरी जनजाति। यह भी खबरों में इसलिए थी कि भारत की जो 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातियां हैं उनमें इसको शामिल किया गया, यानी बहुत ही कमजोर इनकी आर्थिक स्थिति है, बहुत ही कम डेवलप्ड ये हैं, है ना। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। कातकरी जनजाति पाई जाती है महाराष्ट्र और गुजरात में। फिर बात करते हैं झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम। देखिए 1923 में हुआ था झंडा सत्याग्रह। 1923 में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था झंडा सत्याग्रह, तो उसी की याद में इस बार फिर से मनाया गया झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम। इसका आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन किया गया जबलपुर में, जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जो चीफ गेस्ट थे, है ना, मुख्य अतिथि, वो कौन थे? वो थे हमारे भारत के केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री। इनका नाम है श्री प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल ये थे यहाँ के मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट। ओके, और ये जो कार्यक्रम किया गया था ये हमारे भारत में देखिए 15 अगस्त 2020 से एक कार्यक्रम शुरू किया गया जो तक मनाया जाने वाला है, एक उत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव। ये 1 साल तक चलने वाला उत्सव है। ये चलेगा 15 अगस्त 2021 तक। 2021 तक क्यों? क्योंकि 2022 तक, माफ करना, ये चला था ये चलेगा 2022 तक। ओके, तो आजादी का अमृत महोत्सव 2022 तक चलेगा। इस अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था इसके प्रावधान में। ठीक है, तो आजादी का अमृत महोत्सव 2022 तक इसलिए चलेगा क्योंकि ये 26 जनवरी से शुरू हुआ है, और इसलिए चलेगा क्योंकि 2022 में हमारी आजादी को कितने साल हो जाएंगे? 75 साल पूरे हो जाएंगे। तो आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाने वाला है पूरे 1 साल तक। अच्छा, इसकी डेट को लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, और तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप इसको एक बार कंफर्म करें। आप नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं भी आपको कंफर्म करके बता दूंगा। ओके, फिर बात करते हैं अगली हेडिंग की। अगला हेडिंग है आम चुनाव 2019 का एटलस जारी कर दिया गया है। 2019 का जो आम चुनाव है उसकी जो मुख्य बातें हैं उसके सभी कुछ इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। रिकॉर्ड्स हैं, कुछ घटनाएं जो हुई, सभी कुछ इसके अंतर्गत एटलस के अंतर्गत लिखा गया है, उसमें बताया गया है। तो ये जारी कर दिया गया है। तो किसने जारी किया होगा? ये जारी किया है चुनाव आयोग के द्वारा। तो आपसे पूछा जा सकता है आम चुनाव 2019 का एटलस जारी कर दिया गया है, ये किसके द्वारा जारी किया गया? चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो कौन है? हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये हैं सुशील चंद्र, है ना, ये हैं हमारे वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त। फिर उत्तर प्रदेश में पिंक बूथ खोले गए हैं। क्यों? महिलाओं को कोविड-19 का टीका लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश में पिंक बूथ, यहाँ पे सिर्फ महिलाएं टीका लगाएंगी, सिर्फ महिलाओं को लगाएंगी, तो इसलिए ताकि महिलाओं बिना किसी डर के टीका लगवाने आ सके उत्तर प्रदेश में, इसलिए पिंक बूथ खोले गए हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम आपको पता है योगी आदित्यनाथ। भारत में दिव्यांगता खेल केंद्र खोले जाएंगे। कितने खोले जाएंगे? 5 खोले जाएंगे। अभी पता नहीं है कहां पे खोले जाएंगे, अभी सिर्फ बात की गई है। और कौन खोलेगा? ये खोलेगा हमारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये खोला जाएगा। कौन है हमारे मंत्री? थावर चंद गहलोत हमारे मंत्री हैं। इससे क्या होगा? इससे जो दिव्यांग जन हैं, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनको खेलों में रुचि, उनको खेलों में रुचि जगेगी और उनको सशक्तिकरण भी मिलेगा, है ना, एम्पावरमेंट उनका होगा। तो अच्छी बात है, करना चाहिए, कर दिया सरकार ने, करेगी। ठीक है, फिर तमिलनाडु में आर्थिक सलाहकार परिषद बनाई गई है। तमिलनाडु में आपको पता है अभी नए सीएम बने हैं एम के स्टालिन। इन्होंने कहा है कि हमें
आर्थिक मामलों पे सलाह देने के लिए एक परिषद होनी चाहिए, आर्थिक सलाहकारी परिषद। और देखिए इन्होंने इसके अंदर बहुत बड़े बड़े नाम रखे हैं। इन्होंने एक तो इस परिषद में कौन कौन है, इस परिषद में एस्थर डुफ्लो ये वाइफ है अभिजीत बनर्जी की, जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, है ना, दोनों हस्बैंड वाइफ को। हाँ, और इसमें हमारे पूर्व गवर्नर हैं आरबीआई के रघुराम राजन भी इसमें है, इनको सलाह देने के लिए। इस परिषद में है अरविंद सुब्रमण्यम। कौन है ये केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, अरविंद सुब्रमण्यम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मुख्य इकोनॉमिस्ट है जीन डेरेज भी हैं, और एस नारायण भी इसके अंदर शामिल है। एस नारायण ये भी हमारी भारत सरकार के अंदर केंद्रीय वित्त सचिव की पोस्ट पे रह चुके हैं। तो सभी बड़े बड़े नाम, इकोनॉमी की विशेषज्ञता रखने वाले सभी नाम इसमें शामिल किए गए हैं आर्थिक सलाहकार परिषद के अंदर। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं अगली खबर की, निष्ठा क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। निष्ठा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है, एनसीईआरटी के द्वारा। और किस लिए? ताकि स्कूल के जो हेड यानी हेडमास्टर्स हैं, उनके प्रिंसिपल्स हैं, उनमें और टीचर्स की होलिस्टिक एडवांसमेंट, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, उनको ट्रेनिंग दी जाए, किस तरह से पढ़ाया जाए, कैसे बेहतर चीजें की जा सके, ताकि स्कूली शिक्षा का क्या होगा, विकास होगा, स्कूली शिक्षा में सुधार होगा। तो इसलिए निष्ठा पहल की शुरुआत की गई है, किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है, और इसको हम क्या कह सकते हैं? कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इसको कहा जा सकता है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। टीचर्स की और हेडमास्टर्स की पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये शुरू किया गया है निष्ठा। फिर बात करते हैं वर्चुअल वाटर क्या है? देखिए ये ऐसा वाटर है, ऐसा जल है जो खाद्य एवं गैर खाद्य वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए, वस्तु एवं सेवा के उत्पादन में जो जल काम में आता है ना, उसको हम कहते हैं वर्चुअल वाटर। तो ये एक ऐसा जल है जिसका थोड़ा सा विश्लेषण करके हम पानी बचाने की बेहतर विधि को अपना सकते हैं। तो इसका विश्लेषण करके किया अभी किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने इसका विश्लेषण किया है, और आईआईटी गुवाहाटी बताएगी हमें कि किस तरह से हम कम जल में बेहतर काम कर सकते हैं। तो वर्चुअल वाटर के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें येलो गोल्ड 48 क्या है? ये पीले तरबूज की एक किस्म है। ओके, पीले तरबूज की एक किस्म, इसे भारत में लॉन्च किया गया है अभी, भारत में लॉन्च। और किसने किया है? एक कंपनी है बेयर। ये कहाँ की है? ये जर्मनी की कंपनी है। बेसिकली कहें तो जर्मन एग्रोकेमिकल्स कंपनी है ये, जर्मन एग्रोकेमिकल्स कंपनी, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, बेयर के द्वारा, येलो गोल्ड 48। तो आपको ध्यान रखना है, पीले तरबूज की किस्म है येलो गोल्ड 48। फिर बात करें स्वामित्व योजना की, तो आपको पता है पंचायती राज दिवस पे 24 अप्रैल और 2020 को हमारे प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया था। 24 अप्रैल को क्यों किया था? क्योंकि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। स्वामित्व योजना का पूरा नाम आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है। ये रिलेटेड है गांवों की मैपिंग से, गांवों की डिजिटल मैपिंग से। दूसरी बात आप कह सकते हैं कि ये लैंड रिकॉर्ड से संबंधित है ना, भूमि के रिकॉर्ड से बेहतर रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो इसका पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद
इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो गांवों के एरिया में टेक्नोलॉजी से, बेसिकली ड्रोन टेक्नोलॉजी से मैपिंग की जाएगी, है ना। इसके लिए ये योजना शुरू की गई थी 24 अप्रैल 2020 को। तो अगर इतने पहले शुरू की गई तो अब क्यों बताई जा रही है? अब इसलिए बताई जा रही है क्योंकि जो असम सरकार है, असम सरकार, इसने इसको लागू करने के लिए समझौता किया है जो हमारे भारत की संस्था है सर्वे ऑफ इंडिया। असम सरकार ने स्वामित्व योजना को असम में लागू करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया से समझौता किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है असम सरकार स्वामित्व योजना को लागू कर रही है, इसके लिए उन्होंने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो सर्वे ऑफ इंडिया को इसके साथ समझौता हुआ है। टॉयकैथॉन क्या है? टॉयकैथॉन खिलौनों को मतलब में 2021 इसका आयोजन किया गया अभी, और स्थानीय खिलौने, हमारे भारत के जो लोकल खिलौने हैं जो हमारे भारत में ही बनते हैं, उन खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए टॉयकैथॉन 2021 का आयोजन किया गया था। तो आपको ये पता रखना है कि इसका आयोजन किया किसने था। तो वैसे तो देखिए मुझे कम उम्मीद है कि मंत्रालयों का नाम पूछ लिया जाएगा, क्योंकि करीब 6 मंत्रालयों ने मिलकर इसका आयोजन किया था। तो एक तो शिक्षा मंत्रालय है, इसका जो आयोजन किया शिक्षा मंत्रालय, फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसके अलावा एक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कौन है मंत्री? पीयूष गोयल साहब हैं, आपको पता हो। लघु, इसको हम कहें एमएसएमई मिनिस्ट्री, है ना, लघु एवं मध्यम उद्योग, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो मंत्रालय है वो। और इसके अलावा एक है वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय। इनके द्वारा ये मिलके टॉयकैथॉन 2021 का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो देख लेना, याद रखना, हो सकता है एग्जाम में पूछ ही लिया जाए। फिर बात करें थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य, तो ध्यान रखिए केरल का पहला प्रथम अभ्यारण्य है थट्टेकल पक्षी अभ्यारण्य। पहली बात तो ये हो गई इंपॉर्टेंट जो आपको बतानी थी। एक और इंपॉर्टेंट बात है, थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य के पास में एक मेंढक की नई प्रजाति मिली है, मेंढक की एक नई प्रजाति। और किस प्रकार की मेंढक की? स्केटरिंग मेंढक की, है ना। तो इसका नाम क्या रखा गया है? क्योंकि केरल में मिली है ना, इसलिए इसका नाम केरल के नाम पे रख दिया गया है। तो ध्यान रखना, इसका नाम है यूफ्लिक्टिस, यूफ्लिक्टिस केरल, यूफ्लिक्टिस केरल इसका नाम रखा गया है। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य केरल का है, और इसी अभ्यारण्य के पास में आसपास के रीजन में एक मेंढक की नई प्रजाति मिली है, स्केटरिंग मेंढक की, उसका नाम रखा गया है यूफ्लिक्टिस केरल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है हमारी, मिजोरम में अधिक बच्चे वालों को इनाम। तो देखिए खबर क्या है, खबर ऐसे है कि एक पर्सन है रॉबर्ट रोमाविया रोएटे, रॉबर्ट रोमाविया रोएटे। ये क्या है? ये मिजोरम के खेल मंत्री हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर। ठीक है सर, खेल मंत्री है। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो क्या है? आइजोल ईस्ट, आइजोल ईस्ट। अब ईस्ट में भी 1 2 है तो ईस्ट में 2, आइजोल ईस्ट 2 इनका निर्वाचन क्षेत्र है। तो आपको पता हो पिछले कुछ सालों में अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो मिजोरम की या नॉर्थ ईस्ट की जनसंख्या में थोड़ी सी कमी ही हमें देखने को मिली है ना। तो मिजोरम की आइजोल ईस्ट 2 अपने निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया है? इन्होंने घोषणा की है कि जो सबसे अधिक बच्चे वाले माता पिता, जीवित माता पिता, है ना, जो ऐसे लोग हैं जिनके सबसे अधिक बच्चे हैं, तो वो आए, वो बताया हमें, उनको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा।
1 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा, उनको ट्रॉफी भी दी जाएगी, उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जैसे उनको मैन ऑफ द मैच का इनाम मिल गया हो। इसलिए क्यों? ताकि लोग अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और मिजोरम की जनसंख्या ठीक ठाक बढ़ सकेगी, इसलिए इन्होंने ये घोषणा की है। तो सबसे अधिक बच्चे वाले जीवित माता पिता को 1 लाख रुपए का इनाम दे रही है मिजोरम की सरकार। मिजोरम की जो राजधानी है वो आइजोल है, आपको पता है। फिर बात करें मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश से 1-2 न्यूज हैं जो चर्चा में है। पहली बात तो आप ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश ने एक रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड क्या बनाया है? एक ही दिन में 16,91,967 और 967 लोगों का वैक्सीनेशन किया है एक ही दिन में। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और ये रिकॉर्ड किसमें शामिल किया गया है? ये रिकॉर्ड शामिल किया गया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है, मध्य प्रदेश सरकार एक नई फार्मा नीति लेकर आई है। नई फार्मा नीति। और नई फार्मा नीति क्यों लाई गई है? ताकि जो गंभीर बीमारियां हैं, जैसे कैंसर हो गया, जैसे ब्लैक फंगस हो गया, म्यूकोरमाइकोसिस है ना, व्हाइट फंगस हो गया, ऐसी गंभीर बीमारियों के लिए दवा सस्ते में बनाई जाए। क्योंकि बाहर हम देखते हैं तो जो प्राइवेट कंपनीज होती है, ब्रांड कंपनीज होती है, वो महंगी दवाएं बनाती है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि दवाओं में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, दवा की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन उनकी प्राइस कम हो। इसलिए मध्य प्रदेश ने नई फार्मा नीति शुरू की है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरी एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मध्य प्रदेश का राला मंडल अभ्यारण्य। राला मंडल अभ्यारण्य कहां पर है? यह है इंदौर में। इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है, इंदौर में है, एमपी। इसमें क्या है, जो मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री हैं तुलसीराम सिलावट। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने यह घोषणा की है कि इस अभ्यारण्य में 1 महीने के अंदर अंदर नाइट सफारी शुरू की जाएगी। ठीक है, नाइट सफारीज में शुरू करने की घोषणा की है। तो आपसे पूछा जा सकता है राला मंडल अभ्यारण्य के बारे में। चौथी एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, मध्य प्रदेश में एक जिला है खरगोन जिला। खरगोन जिला, इस खरगोन जिले में एक महत्वपूर्ण समाधि है, बाजीराव पेशवा की समाधि। बाजीराव पेशवा की समाधि। और मध्य प्रदेश सरकार ने यह डिसाइड किया है कि इसको अब एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, है ना। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी थी। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश के सीएम। फिर बात करते हैं वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला। समझौता हुआ है 2 राज्यों के मध्य। किस किस के मध्य? कर्नाटक और महाराष्ट्र। कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य। तो समझौता बेसिकली ये है कि गर्मियों के दिनों में महाराष्ट्र क्या करेगा, कर्नाटक को 4000 मिलियन क्यूबिक टन पानी देगा। ठीक है, 4000 मिलियन क्यूबिक टन पानी कर्नाटक को महाराष्ट्र देगा। फिर कर्नाटक क्या करेगा, जब इनके पास ठीक ठाक रहेगा तो कर्नाटक में एक बांध है अलमाटी बांध। अलमाटी बांध से कर्नाटक भी इनको महाराष्ट्र को इतना ही पानी वापस लौटाएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ये बात बेसिकली आपसे नहीं पूछी जाएगी कि कितना पानी देने वाले हैं, क्या कैसे देंगे। हाँ, एक तो पूछा जा सकता है अलमाटी बांध के बारे में, दूसरा पूछा जा सकता है वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला समझौता किन किन 2 राज्यों के बीच में हुआ है। ओके, फिर बात कर लेते हैं महिलाओं एवं अन्य समुदाय के लोगों को पुरोहित के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। हाँ, तमिलनाडु सरकार ने यह व्यवस्था की है कि तमिलनाडु में बेसिकली क्या होता है, मंदिर में जो पुरोहित होते हैं वो सिर्फ पुरुष होते हैं और वो भी ब्राह्मण होते हैं ज्यादातर। तो अब क्या करेगी गवर्नमेंट, तमिलनाडु की सरकार के मंदिरों में
महिलाओं को भी पुरोहित के तौर पे नियुक्त किया जा सकेगा और अन्य समुदायों को भी पुरोहित के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। तो ये बात लागू की है कहां पर, तमिलनाडु में, ध्यान रखना है। फिर बात करें मातृ किशोरावस्था एवं बचपन के मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। किसकी रोकथाम पर? एक तो माता बनने के बाद जो मोटापा हो जाता है, किशोरावस्था में या बचपन में जो मोटापे हो जाते हैं ना, इनकी रोकथाम पर चर्चा करने के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखनी है। और नीति आयोग ने इस मोटापे को क्या कहा है? इसको कहा है मौन महामारी। मौन महामारी यानी फैल रही है लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही कि ये बीमारी है ना, बहुत डेंजर बीमारी है मोटापा। तो इसके ऊपर ये जो रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन किया, इसका आयोजन हमारे नीति आयोग के द्वारा किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। एक बात ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि नीति आयोग के ये दूसरे अध्यक्ष हैं, सेकंड। इनसे पहले एक व्यक्ति हैं जो पहले अध्यक्ष हैं नीति आयोग के, और उनका नाम आपको ध्यान रखना है अरविंद पनगड़िया। ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनका भी नाम आपसे पूछा जा सकता है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष के बारे में। ठीक है। सीईओ कौन है? सीईओ है अमिताभ कांत। अभी वापस से ये घोषणा कर दी गई है कि अमिताभ कांत ही अभी तो रहेंगे कुछ टाइम तक नीति आयोग के सीईओ। अच्छा कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है। ठीक है। तो नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत है। एक सुरंग की बात करते हैं, करबुड़े सुरंग। करबुड़े सुरंग है कहां पर? ये एक रेल मार्ग यहां से गुजरता है और ये रत्नागिरी में है। रत्नागिरी कहां पर है? रत्नागिरी है महाराष्ट्र में। रत्नागिरी महाराष्ट्र में। अभी क्या हुआ, ये न्यूज में इसलिए थी कि इस सुरंग से जब ट्रेन जा रही थी, ट्रेन थी राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस कहां से? ये जा रही थी हजरत निजामुद्दीन से गोवा। ठीक है। तो हजरत निजामुद्दीन गोवा राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन थी और ये इस सुरंग के अंदर पटरी से उतर गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है, अब देखो खबर में किसी भी तरह से कोई चीज आ सकती है, तो आपसे पूछा जा सकता है करबुड़े सुरंग रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। और कौन से रेल मार्ग का ये हिस्सा है? तो आपको ध्यान रखना है ये कोंकण रेलवे मार्ग, कोंकण रेलवे मार्ग का भाग ये है। फिर बात करें अगली हेडिंग की, डीआरडीओ की। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ कौन है? डीआरडीओ के प्रमुख, डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। जी सतीश रेड्डी। तो अभी डीआरडीओ ने दो काम किए हैं। पहला काम किया है पिनाका रॉकेट। पिनाका रॉकेट पूरी तरह से स्वदेशी रॉकेट है, आपको ध्यान रखना है ना, इंडिजिनस है। और इसका नया संस्करण, मतलब इसके नए संस्करण का परीक्षण किया है, टेस्टिंग की है डीआरडीओ ने, और परीक्षण सफल भी रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सफल परीक्षण किया है। पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने। यानी पिनाका रॉकेट का निर्माण कौन कर रहा है? डीआरडीओ। सफल परीक्षण कहां पर किया? यह परीक्षण किया गया चांदीपुर ओडिशा में। चांदीपुर ओडिशा। पिनाका रॉकेट की बात करें, इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है 45 किलोमीटर्स। ओके। दूसरा काम क्या किया? मिसाइल है अग्नि पी। अग्नि पी, आपको पता है अग्नि मिसाइल है हमारे भारत की। अग्नि मिसाइल का अपडेटेड वर्जन है अग्नि पी। अग्नि पी का भी सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। सफल परीक्षण क्या इसका भी चांदीपुर से किया है? नहीं, इसका चांदीपुर से नहीं किया, इसका किया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से, है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और इसी को हम कहते हैं व्हीलर द्वीप। इसका पुराना नाम है व्हीलर द्वीप और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इसका नाम रखा गया है। यहां से इसकी सफल टेस्टिंग की गई थी। अग्निपी की जो मारक क्षमता है, मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता अच्छी खासी है, 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में है। ठीक है। तो इन दो टेस्टिंग की है डीआरडीओ ने, तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है।
जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात इसी को हम कहते हैं गरसोप्पा जलप्रपात। जलप्रपात के बारे में आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी पर है नदी, तो नदी का नाम आप बताएंगे शरावती नदी पर। फिर पूछा जाता है कि कहां पर है, कहां पर है तो आप कहेंगे कर्नाटक में। ठीक है। चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है कि अभी कर्नाटक की सरकार ने जोग जलप्रपात को और उसके आसपास के एरिया को पर्यटन के लिए डेवलप करने के लिए, यानी घूमने तो आते ही हैं क्योंकि नेचुरल व्यू है, जलप्रपात है, लोग घूमने तो आते हैं, तो वहां पर आने वाले पर्यटकों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने 185 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं वहां पर फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए। ठीक है। और ये 185 करोड़ से जो काम होगा, ये काम करेगा कौन, ये काम करेगा कर्नाटक कॉरपोरेशंस लिमिटेड, कर्नाटक कॉरपोरेशंस लिमिटेड, यानी पर्यटकों के लिए बेहतर बनाया जाएगा जोग जलप्रपात को। इसके लिए 185 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और नदी का नाम आप बिल्कुल मत भूलना, शरावती नदी, इसी को कहते हैं गरसोप्पा जलप्रपात। जिम कॉर्बेट क्या है, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, राजाजी भी क्या है, टाइगर रिजर्व है। तो जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व कहां पर है, ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। और ग्रीष्मकालीन राजधानी, जो क्योंकि अभी गर्मी चल रही है तो ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, गैरसैंण, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है। क्या बात है, क्यों चर्चा में है, तो ये कहा गया है कि जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को अब पूरे साल पर्यटन के लिए खुला रखा जाएगा, पर्यटन के लिए पूरे साल खुला रखा जाएगा। क्यों पहले खुला नहीं रखा जाता था, क्या पहले क्या होता था, बारिश के मौसम में इसको बंद, इन दोनों को बंद कर दिया जाता था। बारिश के मौसम में, है ना, चीजें थोड़ी सी ठीक नहीं होती हैं तो बारिश के मौसम में इनको बंद कर दिया जाता था पर्यटन के लिए। इसलिए अब यह निर्णय लिया गया है कि इनको साल भर तक खुला रखा जाएगा, कोई बंद नहीं किया जाएगा। फिर बात करें ITAT ई द्वार पोर्टल। ITAT क्या है, ये है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है। तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा एक ये पोर्टल शुरू किया गया, लेकिन ध्यान रखिएगा ये पोर्टल तो ITAT का है, लेकिन इसको लॉन्च किसने किया है, इसको लॉन्च किया है हमारे विधि एवं न्याय मंत्रालय ने, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने। कौन है हमारे कानून मंत्री, विधि एवं न्याय मंत्री, ये हैं हमारे रविशंकर प्रसाद। आपको पता है ट्विटर के लेकर जो मुद्दा चल रहा है काफी बेहतर, मतलब में काफी कंट्रोवर्शियल चल रहा है ना। ट्विटर आए दिन कोई ना कोई गलती कर देता है और हमारी सरकार की और ट्विटर की आजकल बन नहीं रही है। तो ये लॉन्च किस लिए किया गया, ताकि जो फिलिंग है IT, जो इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह है, इनकी जो फिलिंग है, फाइल जो करते हैं लोग, उसमें पारदर्शिता बनी रहे। बेसिकली इनकम टैक्स के कामों में पारदर्शिता बने रहने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये ई द्वार पोर्टल लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं जैन गार्डन और काइजेन अकादमी। ये कहां पर बनेगी, ये शुरू किया गया है अहमदाबाद में। इनका उद्घाटन किसने किया, उद्घाटन किया हमारे PM ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया। ओके। ये जैन गार्डन है क्या, जैन देखिए हम कहते हैं ना ध्यान लगाओ, ध्यान पद्धति जो है ना, ध्यान लगाने की अवस्था, वो उसी की जापानी पद्धति है। ये जापानी पद्धति, ध्यान लगाने की जापानी पद्धति है जैन, है ना। तो जैन और काइजेन की अकादमी खोली गई है, गार्डन खोला गया है अहमदाबाद में। और इससे क्या होगा, हमारे सांस्कृतिक रिलेशंस अच्छे होंगे, जापान से हमारे रिलेशन बेहतर बनेंगे और जापान की पद्धति भी हमारे यहाँ पर डेवलप हो सकेगी। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। एनर्जी कॉम्पैक्ट टारगेट्स, तो आपसे सवाल तो पहला तो यही पूछा जाएगा कि एनर्जी कॉम्पैक्ट टारगेट्स किसने घोषित किए, या एनर्जी कॉम्पैक्ट टारगेट्स लक्ष्यों की घोषणा किसने की, तो आपका जवाब होगा NTPC। और NTPC क्या है, NTPC RRB की वो NTPC नहीं है जिसके एग्जाम नहीं हुए थे पहले, तो फिर एग्जाम नहीं हुए तो मतलब में वैकेंसी तो आई थी, एग्जाम नहीं हुए, और फिर जब एग्जाम हुए तो अभी पता नहीं रिजल्ट कब आएगा। ठीक है। तो वो वाली NTPC नहीं है, ये NTPC है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन,
एनटीपीसी, ठीक है, थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो एनटीपीसी है वो है ये। तो ये एनर्जी कॉम्पैक्ट टारगेट्स, इसके अंतर्गत इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि 2032 तक हम भारत में 2032 तक 60 गीगावाट, आपको पता है जो थर्मल पावर होता है ना, जो कोयले से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बिजली प्रोड्यूस करते हैं, उससे प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। तो इन्होंने कहा कि 2032 तक हम क्या करेंगे, भारत में 60 गीगावाट ऊर्जा क्षमता स्थापित कर लेंगे, ऊर्जा क्षमता। और कैसी ऊर्जा क्षमता, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, नवीकरणीय जैसे सौर ऊर्जा हो गई है ना, जल विद्युत हो गई, ये सब क्या है, ये नवीकरणीय ऊर्जा है, इनसे प्रदूषण भी कम होता है, रिसोर्सेज भी खत्म नहीं होते। तो भाई सूरज की किरणें हैं, जब तक पृथ्वी है तब तक सूरज की किरणें आती रहेगी, तो रिसोर्सेज खत्म नहीं होते। तो इन्होंने कहा है कि 2032 तक हम क्या कर लेंगे, भारत में 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है कि 2032 वर्ष भी ध्यान रखना है, कितना लक्ष्य है, लक्ष्य भी 60 गीगावाट का है। फिर बात करते हैं जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमत। देखिए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बनाए गए हैं जस्टिस विजय कुमार मलिमत। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो चीफ जस्टिस बनाए गए हैं ना, ये वैसे चीफ जस्टिस नहीं है, ये कार्यवाहक है। जब तक चीफ जस्टिस नियुक्त नहीं किया जाएगा तब तक चीफ जस्टिस के तौर पर ये काम करेंगे, कार्यवाहक के तौर पर, है ना। तो अब यहाँ पर आपको याद रखने की क्या बात है, एक तो पहली बात तो यही है कि हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, कार्यवाहक चीफ जस्टिस कौन नियुक्त किए गए हैं, रवि विजय कुमार मलिमत नियुक्त किए गए ना। नियुक्त कौन करता है, नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। अच्छा, हमारे संविधान में तो प्रावधान हो गए ना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को नियुक्त करने का, बिल्कुल हमारे प्रावधान है 217 में चीफ जस्टिस को नियुक्त करने का, उनके वेतन वगैरह के बारे में, मतलब में 217 में है कि राष्ट्रपति क्या कर देगा, नियुक्त करेगा चीफ जस्टिस को। लेकिन ये जो नियुक्ति हुई है ना कार्यवाहक चीफ जस्टिस की, ये नियुक्ति होती है अनुच्छेद 223 से, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है 223 से, और वैसे नॉर्मली न्यायाधीश की नियुक्ति कब होती है, अनुच्छेद 217 से। जब अनुच्छेद 217 के अंतर्गत नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 217 के अंतर्गत किसी भी हाईकोर्ट का न्यायाधीश, अब देखो दो केस हो सकते हैं, या तो न्यायाधीश या चीफ न्यायाधीश, है ना, चीफ जस्टिस तो को नियुक्त करता है। भाई चीफ जस्टिस तो एक ही होता है, बाकी सब तो न्यायाधीश होते हैं। तो 217 अनुच्छेद के अंतर्गत जब नियुक्ति की जाती है तो क्या राष्ट्रपति अपने हिसाब से कर देता है क्या, नहीं, वो सलाह लेता है। किसकी सलाह लेता है, सलाह लेता है पहले तो हमारे भारत के, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं हमारे, है ना, उनकी। तो पहले तो सीजेआई की सलाह ली जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। इसके अलावा जिस राज्य की बात कर रहे हैं, जैसे अभी हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर से सलाह ली जाएगी। अब कंडीशन तीसरी है, तीसरी कंडीशन, अगर चीफ जस्टिस की नियुक्ति की गई है तो इन दोनों से सलाह लेके नियुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस के अलावा किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जा रही है तो यहाँ पे एक चीफ जस्टिस तो होगा ही ना, तो इस चीफ जस्टिस से भी सलाह ली जाएगी। उम्मीद करता हूं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। अनुच्छेद 217 आपको ध्यान रखना है, और कार्यवाहक नियुक्ति के लिए आपको 223 के बारे में भी पता होना चाहिए। फिर बात करें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र, ये बनेगा कहां पर, इसकी आधारशिला रखी गई है, अभी तो मतलब बनना शुरू हुआ है। आधारशिला रखी गई है कहां पर, लखनऊ में, लखनऊ में ये बन रहा है। आधारशिला किसने रखी, हमारे प्रेसिडेंट ने। कौन है हमारे प्रेसिडेंट हैं, श्री रामनाथ कोविंद। ओके, तो उनके द्वारा इसकी मतलब में आधारशिला रखी गई है। फिर बात करें अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अटॉर्नी जनरल जो संविधान है, अनुच्छेद जो है संविधान में वो कौन सा है, अनुच्छेद 76 है। तो हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है, हमारे अटॉर्नी जनरल वर्तमान में के वेणुगोपाल,
है ना, कब से हैं, 2017 में नियुक्त किए गए थे। अभी कार्यकाल खत्म हो रहा था, एक बार पहले बढ़ा दिया था, दूसरी बार इनका कार्यकाल बढ़ा दिया, दूसरी बार इनका कार्यकाल बढ़ाया है। और कितने वर्ष बढ़ाया है, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब कब तक रहेंगे, 30 जून 2021 को रिटायर होने वाले थे, 1 साल बढ़ा दिया, तो अब 30 जून 2022 तक ये हमारे अटॉर्नी जनरल रहेंगे। आपको पता है अटॉर्नी जनरल जो होता है वो भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है ना, कानून अधिकारी होता है सबसे बड़ा भारत सरकार का। ओके, फिर बात करते हैं अगली हेडिंग की। बर्मा के अंगूर नियुक्त की मतलब में निर्यात किए गए हैं, कहां पर, दुबई में। और बर्मा के अंगूर आप इसको बोलोगे बर्मीज ग्रेप्स, ये कहना ज्यादा अच्छा रहेगा, बर्मीज ग्रेप्स। हिंदी में खैर बर्मा अंगूर ही कहेंगे, लेकिन बर्मीज ग्रेप्स का क्या किया जा रहा है, निर्यात किया जा रहा है, कहां पर, दुबई में। और कहां से किया जा रहा है, ये हमारे असम गुवाहाटी से दुबई निर्यात कर रहे हैं, है ना, तो ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। बर्मीज ग्रेप्स में ऐसा क्या खास है जो दुबई में नहीं मिलता, भाई बर्मीज ग्रेप्स में विटामिन सी की अच्छी खासी मात्रा मिलती है, और आयरन है ना, आयरन की भी अच्छी प्रचुर मात्रा में ये सब चीजें उसमें मिलती हैं। और ये जो निर्यात किया जाता है, देखिए हमारे भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये काम किया जाता है एपेडा के द्वारा। एपेडा हमारी एक संस्था है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इसको हम कहेंगे कृषि और प्रसंस्कृत फूड प्रोसेसिंग, है ना, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। तो विदेशों में भारत के खाद्य उत्पादों के बारे में बेहतर मतलब में उनके प्रमोशन के लिए, उनको पहुंचाने के लिए काम करता है कौन, एपेडा काम करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमने पिछले सेशन में बात की थी, बहरीन में जो आमों का प्रदर्शनी लगी थी वो भी एपेडा ने ही लगवाई थी, है ना, उसमें 16 प्रकार के भारतीय आमों की प्रदर्शनी लगाई गई थी, है ना, तो वो भी किसके द्वारा किया गया था, एपेडा के द्वारा ही वो काम भी किया गया था। फिर बात करें कॉमन सर्विस सेंटर, पोर्टल है एक तरह का, और ये पोर्टल किसने लॉन्च किया है, ये पोर्टल लॉन्च किया है एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है, ताकि जो गांवों में दूर दराज के क्षेत्रों में एमएसएमई उद्यम है ना, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ये पोर्टल शुरू किया गया है, कॉमन सर्विस सेंटर पोर्टल। ओके, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं डीप ओशन मिशन की। डीप ओशन मिशन हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का मिशन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का। और ये किससे रिलेटेड है, आपको समझ में आ ही गया होगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी जो समुद्र में जो संसाधन है उनकी खोज से रिलेटेड और वहां पर रिसर्च से रिलेटेड ये डीप ओशन मिशन भारत सरकार का है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। तो अभी चर्चा में क्यों है, चर्चा में असल में ये नया ही है ना, तो चर्चा में इसलिए है कि भारत सरकार के द्वारा इसको 4077 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, यानी इस मिशन पे इतने रुपए खर्च किए जाएंगे। कौन सा मंत्रालय, वापस बता रहा हूं, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, है ना। और इसके मंत्री कौन है, हमारे मंत्री है हर्षवर्धन, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी है, हर्षवर्धन, ठीक है। फिर बात करते हैं PIVA, पीवा उपकरण। क्या है पीवा उपकरण, पीवा का नाम है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, प्रेसिजन आयोडीन वैल्यू एनालाइजर। प्रेसिजन आयोडीन वैल्यू एनालाइजर, तो आप समझ गए होंगे ये क्या करता है, ये आयोडीन की मात्रा मापता है, किसमें, वनस्पतिक तेलों में। जो वनस्पतिक तेल होते हैं इनमें आयोडीन की मात्रा मापता है पीवा उपकरण। इसको बनाया किसने, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बनाया CSIR ने और CSIO ने, CSIR और CSIO ने मिलकर इसको बनाया है। पूरा नाम क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके महानिदेशक कौन है, इसके महानिदेशक हैं शेखर मांदे, डॉक्टर शेखर मांदे, है ना, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और CSIO को हम कहते हैं सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स
ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं डाटा लेक पोर्टल की। डाटा लेक पोर्टल किसका पोर्टल है? NHAI का पोर्टल है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का यह पोर्टल है। और इसमें क्या है, किसके अंतर्गत आता है? सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। कौन है मंत्री? हमारे मंत्री है नितिन गडकरी। नितिन नागपुर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। NHAI के अध्यक्ष कौन है? प्रमुख चेयरमैन। इसके अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू, इसके अध्यक्ष हैं। ओके, डाटा लेक पोर्टल क्या है? जो भी सड़क वगैरह का डाटा रहेगा वही वो कहीं तो होना चाहिए ना, तो एक पोर्टल बना दिया गया है उससे रिलेटेड डाटा डालने के लिए। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, भारत सरकार का ये इरादा है, यानी हमारे परिवहन मंत्रालय का, 2024 तक जो सड़क दुर्घटना होती है, सड़क दुर्घटना और सड़क दुर्घटना से जो मौतें होती है ना, इनको 50% तक कम करना हमारा लक्ष्य है, हमारा टारगेट है 2024 तक सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को कम करने का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ईयर भी आपको ध्यान रखना है और कितने % कम करना है ये भी ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं वैश्विक शांति सूचकांक की, है ना, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। तो किसके द्वारा जारी किया गया? ये जारी किया गया IEP के द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर सिडनी में है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसमें फर्स्ट कौन रहा है? देखिए 163 कंट्रीज की को रैंक किया गया है। इसमें जो फर्स्ट रहा है वो है आइसलैंड। फर्स्ट आपको ध्यान रखना है, बेसिकली न्यूजीलैंड सेकंड रहा है, याद नहीं रखना। आपको क्या याद रखना होता है? एक तो फर्स्ट और एक इंडिया की रैंक। इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक है 135 163 में। तो बहुत ज्यादा शांति हमारे देश में हो ऐसा हम कह नहीं सकते। और सबसे लास्ट कौन रहा? सबसे लास्ट रहा अफगानिस्तान। आपको पता है वहां पर जो तालिबान वगैरह का मैटर है वो काफी ज्यादा है। तो सबसे कम शांत देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। ठीक है, इंडिया भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा है इसके अंदर। फिर बात करें विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 की, इसको हम कहते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021। तो इसको किसने जारी किया? इसको जारी किया IMD ने, और IMD है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। आप एक बात ये यहाँ पर नोट करेंगे कि ये क्या है? ये है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, WCI है। एक होता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वो अलग होता है ना। ये विश्व है ना, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, वो होता है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। तो ये कौन सा है? ये विश्व वाला है। और इसको किसने जारी किया है? इसको जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा। इसमें भी कितनी कंट्रियों को रैंक किया गया है? इसमें 64 देशों को रैंक दिया गया है। और 64 में से इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक है 43rd आउट ऑफ 64 कंट्रीज। तो इसमें भी हम बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। फिर आपको फर्स्ट याद रखना है, फर्स्ट कौन है? स्विट्जरलैंड फर्स्ट, स्विट्जरलैंड। ठीक है, और सेकंड की बात करेंगे तो स्वीडन है, थर्ड पे डेनमार्क है, लेकिन आप फर्स्ट को याद रखें, इतने में काफी हो जाएगा। फिर बात करते हैं सुमंत सिन्हा की, एक पर्सन है, इनको क्या किया गया है? देखिए एक है संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने की दिशा में 2021 के जो अग्रणी 10 लोग हैं, अग्रणी 10 लोग, इन 10 लोगों की सूची में शामिल किया गया है सुमंत सिन्हा को। समझ आया? देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है? 2015 में 2016 में UNO ने 17 गोल बनाए,
17 गोल जिनको 2030 तक क्या करना है, हासिल करना है ना, जीरो हंगर, जीरो पॉवर्टी ऐसे करके, और इनको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी पूरे विश्व से इन चीजों को अचीव करना है। तो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा यह देखा गया कि विश्व में 10 लोग कौन से हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर काम कर रहे हैं, सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन 10 लोगों में भारत के सुमंत सिन्हा का नाम भी शामिल है। ये क्या कर रहे हैं, एसडीजीज को हासिल करने में बेहतर काम कर रहे हैं। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये हो गई हमारी नेशनल न्यूज। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की, और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में पहली बात इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट है, ये कंटेस्ट नहीं, कॉन्टेस्ट 2020। तो देखियो इंडिया की जो स्मार्ट सिटीज हैं इनके लिए अवार्ड दिया गया कि इंडिया की सिटीज इस तरफ काम कर रही हैं या नहीं कर रही। तो बहुत सारी कैटेगरीज में ये अवार्ड दिए जाते हैं, तो इनमें से किस किस को अवार्ड मिला ये हमें देखना है। तो आइए बात करेंगे इसकी, अच्छे से जानेंगे। तो जो कैटेगरीज है 2020 का ये अवार्ड दिया गया, ये कैटेगरीज आपको वैसे अगर मैं ऐसे ही बता देता हूँ, जैसे सामाजिक परिदृश्य है, शासन व्यवस्था में भी दिया जाता है, सांस्कृतिक विकास हो रहा है नहीं हो रहा उसमें भी रैंकिंग दी जाती है, अवार्ड दिया जाता है, आर्थिक विकास के लिए भी अवार्ड दिया जाता है, शहरी पर्यावरण है, स्वच्छता को लेकर अवार्ड दिया जाता है, पेयजल को लेकर दिया जाता है, इनोवेटिव आइडियाज को लेकर दिया जाता है, कोविड इनोवेशन के लिए दिया जाता है। ये इस तरह के बहुत सारे अवार्ड इसके अंदर दिए जाते हैं। तो कुछ अवार्ड की हम बात करेंगे जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत सारे जो अवार्ड दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो इंदौर और सूरत, ये दो नाम आपको ध्यान रखने, इन दोनों को अवार्ड मिला है किस लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट, ओके, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अवार्ड मिला है इंदौर और सूरत को। इसके अलावा स्मार्ट शहर, स्मार्ट शहर के अंदर जो टॉप पे रहा वो रहा यूपी, है ना, राज्यों में। सेकंड नंबर पे रहा एमपी और थर्ड नंबर पे रहा तमिलनाडु। लेकिन आप यूपी का नाम ध्यान रखो, हालांकि एमपी और तमिलनाडु भी इंपॉर्टेंट इसमें है। और स्मार्ट शहरों में बात करें यूनियन टेरिटरीज की, तो यूनियन टेरिटरीज में टॉप पे कौन रहा, चंडीगढ़। तो ये हो गए स्मार्ट शहर की बात। फिर बात करते हैं इनोवेटिव आइडिया की, इनोवेटिव आइडिया के लिए अवार्ड मिला इंदौर को, और किस लिए, कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, है ना, कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के लिए, ये इस आइडिया के लिए इनोवेटिव आइडिया का अवार्ड इनको इंदौर को दिया गया। ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है स्मार्ट लीडरशिप अवार्ड, स्मार्ट लीडरशिप अवार्ड अहमदाबाद को मिला है, अहमदाबाद को, तो ये भी जरूरी है। शासन व्यवस्था की बात करें, अब देखिए, अब वैसे तो मैं बता दे रहा हूं सारे, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सभी होते नहीं है, आप लिख लीजिए, रिवीजन कर लिया करेंगे, है ना। तो शासन व्यवस्था के बारे में 3 शहरों को मिला है जो टॉप 3 है, वडोदरा, गुजरात का वडोदरा, ठाणे, मुंबई, है ना, ठाणे और भुवनेश्वर। इनको किस लिए मिला है, शासन व्यवस्था के लिए मिला है। स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड अहमदाबाद को मिला है, आप ध्यान रखेंगे। सामाजिक दृष्टिकोण के लिए भी 3 शहरों को मिला है, तिरुपति है और भुवनेश्वर है, और तमिलनाडु का ही एक है तुमाकुरु, है ना, इसको मिला है। सांस्कृतिक महत्ता के लिए इंदौर को मिला है, चंडीगढ़ को मिला है और ग्वालियर को मिला है। तो इंदौर को काफी अवार्ड मिले हैं, ध्यान रखना है, इंदौर को तो सारे याद रखना है आपको, क्योंकि सांस्कृतिक महत्ता के लिए इंदौर को भी मिला है। स्वच्छता की श्रेणी में, हाँ, स्वच्छता की श्रेणी में पूछा जा सकता है, स्वच्छता की श्रेणी में मिला है तिरुपति, इंदौर को तो आपको पता है स्वच्छता की श्रेणी में मिलता ही है, और सूरत को, ये भी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। इसके अलावा आर्थिक दृष्टिकोण से भी किसको मिला है, आर्थिक दृष्टिकोण ने जिन शहरों ने अच्छा काम किया, इनमें भी इंदौर का नाम है, तिरुपति का नाम है और आगरा का नाम है। तो देखिए इंदौर और तिरुपति तो बार बार रिवाइज हो रहे, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थे इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 के
अंदर। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, ये किसको दिया गया? ये दिया गया श्याम सुंदर जानी को। श्याम सुंदर जानी बीकानेर के हैं, बीकानेर है राजस्थान में, बीकानेर के हैं, और इनको किस लिए दिया गया? भूमि संरक्षण के क्षेत्र में काम करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। भूमि संरक्षण के क्षेत्र में काम करने के लिए श्याम सुंदर जानी, ओके, राजस्थान से ये बिलोंग करते हैं। फिर बात करते हैं यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 मिला है सुमिता मित्रा को। इसमें आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड का तो नाम है, लेकिन ये मिला है इनको गैर यूरोपियन श्रेणी में, जिसे क्या कहा जा सकता है? EPO, है ना, गैर यूरोपियन श्रेणी में इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, यूरोपियन श्रेणी में यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड सुमिता मित्रा को। क्या ये भारत की हैं? ये है अमेरिका की, लेकिन ये भारतीय मूल की हैं, भारतीय मूल की, तो हम कह सकते हैं कि ये भारतीय अमेरिकी हैं। और डेंटिस्ट हैं, ये डेंटिस्ट हैं, दांतों का इलाज करती हैं, और इनको यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित भी किया गया है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। बहुत ज्यादा न्यूज़ेस नहीं है, 4 खबरों की बात करेंगे, या शायद 3 की बात करेंगे। पहला नाम है लॉरेल हबर्ड। लॉरेल हबर्ड क्या है? ये भारोत्तोलन करती हैं, भारोत्तोलन करते हैं। ठीक है, ये पहले पर्सन बने हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर, है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ट्रांसजेंडर। पहले ये पुरुषों के साथ मुकाबला किया करती थी, लेकिन अब इन्होंने ट्रांसजेंडर चेंज करवा लिया है, ट्रांसजेंडर ये हैं, और अब ये महिलाओं के साथ क्या करेंगी? पार्टिसिपेट करेंगी, इनको इजाजत दे दी गई है। तो टोक्यो ओलंपिक में ये भाग लेंगी, और महिला ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं लॉरेल हबर्ड। और ये कहां से बिलोंग करती है? ये न्यूजीलैंड से हैं, न्यूजीलैंड, ओके, तो आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें तीरंदाजी विश्व कप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको हम कहते हैं तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3, इसका पूरा नाम है तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3। इसका आयोजन कहां पर हुआ? इसका आयोजन हुआ पेरिस में। आपको 2 नाम बहुत ज्यादा ध्यान रखने हैं, इसमें एक स्वर्ण पदक जीता है अभिषेक वर्मा ने, अभिषेक वर्मा, और मोस्ट इंपोर्टेंट नाम आपको ध्यान रखना है दीपिका कुमारी का, दीपिका कुमारी ने रिकॉर्ड बनाया है, एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं। सिंगल में जीता, पहले अकेले में जीता, फिर जोड़ी के साथ अपने हस्बैंड के साथ जीता, फिर रिकर्व टीम में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। एक ही दिन में इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते भारत के लिए, और इस तरह से ये नंबर 1 तीरंदाज विश्व की बन चुकी हैं। तो ये बहुत ज्यादा नाम इंपॉर्टेंट आपके लिए दीपिका कुमारी का है। ठीक है, अभिषेक वर्मा का भी नाम आपको ध्यान रखना है, इन्होंने भी तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में जो पेरिस में आयोजित हुआ वहां पर स्वर्ण पदक जीता है। फिर बात करें, संन्यास ले लिया है केविन ओ ब्रायन ने। कहां के हैं? केविन ओ ब्रायन है आयरलैंड के, आयरलैंड, ओके, आयरलैंड के हैं, और आयरलैंड के 2 और खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास लिया। अच्छा, कौन सा खेल खेलते हैं? क्रिकेटर हैं। ठीक है, और 2 क्रिकेटर और हैं जिन्होंने आयरलैंड के हैं संन्यास लिया। एक तो नाम है गैरी विल्सन का, गैरी विल्सन, दूसरा नाम आप ध्यान रखेंगे बॉयड रैंकिन, है ना, बॉयड रैंकिन, इन्होंने भी अभी संन्यास ले लिया था। 37 वर्ष के हैं केविन ओ ब्रायन, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आयरलैंड की राजधानी की बात करते हैं तो डबलिन है, डबलिन। यहाँ के पीएम की अगर आप बात करेंगे तो पीएम है माइकल मार्टिन यहाँ के पीएम है। ऑबिचुरीज की बात करते हैं, कौन कौन सी प्रमुख हस्तियों को हमने खो दिया है इस पूरे हफ्ते में किसी भी कारण से, तो आइए एक इनकी भी बात कर लेते हैं। पूवाचल खादर, ये मलयाली गीतकार थे, मशहूर मलयाली गीतकार, यानी केरल के थे, केरल
में मलयाली बोली जाती है और ये गीत लिखते थे मलयाली भाषा में। वहाँ की फिल्मों में बहुत ज्यादा गीत इन्होंने लिखे हैं। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं पूर्वाचल खादर। बेनिंगो एक्विनो का भी निधन हो गया। ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। ओके, मनीला में हेडक्वार्टर है एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट का। तो इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं जॉन मैकफी। जॉन मैकफी एक मैकफी एंटीवायरस है, मैकफी है ना, मैकफी एंटीवायरस इन्होंने क्रिएट किया था। उसके बाद ये बहुत फेमस हो गए थे। अभी ये जेल में थे, स्पेन की जेल में इन्होंने आत्महत्या कर ली, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि जेल में ये मृत पाए गए थे जॉन मैकफी। तो इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमने खो दिया दो और पर्सनैलिटीज को। एक है एस कामेश्वरन। ये कौन है? कान नाक गले के विशेषज्ञ हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध ये सर्जन हैं और 98 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ, एस कामेश्वरन। ओके, फिर बात करें एक और पर्सनैलिटीज की, मुफ्ती अब्दुल वहीद। ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे और ये एक इस्लामिक विद्वान थे, मतलब में मुस्लिम स्कॉलर थे ये। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कुरान, जो होली कुरान है, होली कुरान को गोजरी भाषा, कश्मीर की एक भाषा है भाषा, इसके अंदर ट्रांसलेट किया था, है ना। होली कुरान जो इसका ओरिजिनल फॉर्म है ये अरबी में है और गोजरी भाषा में इसको ट्रांसलेट किया था मुफ्ती अब्दुल वहीद ने। ये राजौरी के थे, राजौरी जम्मू कश्मीर के ये थे, है ना। तो इतनी बातें थी इस पूरे हफ्ते में जो हमें करनी थी। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँगा। आप अगर इसको कर लेते हैं तो आप निश्चिंत रहेंगे इस पूरे हफ्ते में। और इसी तरह के 3 सेशन आपको हर वीक जून में मिले हैं। ये मैंने थोड़ा सा 2-3 दिन डिले इसीलिए किया क्योंकि जून खत्म हो रहा था। 30 जून का मैं वेट करना चाह रहा था ताकि 30 जून को पूरा करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो मैंने अपना काम कर दिया है। अब आपका काम है इसको लीजिए, नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा दीजिए। उम्मीद कर रहा हूं आपको पसंद आ रही हैं चीजें। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कुछ बेहतर और किया जा सकता है तो शेयर करना ना भूले दोस्तों में, ताकि सिर्फ 1.5 घंटे की वीडियो में पूरा 1 हफ्ते का कंटेंट उनका भी कवर हो जाए और सिर्फ ऐसे हवा में नहीं, बिल्कुल अच्छे से समझते हुए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। इसका रिवीजन हम करेंगे संडे को इसका रिवीजन करेंगे बेस्ट 50 के साथ। और इस बेस्ट 50 के सेशन के साथ क्या हो जाएगा, हमारे जून के बेस्ट 200 कवर हो जाएंगे, है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप करें। ये सेशन लेने के बाद उसको कर लेंगे तो फिर आपके दिमाग से चीजें स्लिप नहीं होंगी, आप चीजें ज्यादा अच्छे से याद रख सकते हैं। हाँ, वोकैब सीरीज हमारी चल रही है। मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो वोकैब सीरीज आदिल सैफी सर के द्वारा लाई जा रही है और रोजाना 10 वर्ड होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप देखें, मैच करें प्रीवियस ईयर पेपर से, कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके लिए, उनको जरूर देखें। लिंक आपको आई बटन पे क्लिक करेंगे, कार्ड्स पे क्लिक करेंगे तो आपको लिंक उसका मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। कोवैक्सीन सीरीज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्सीन सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है और इस सीरीज में हम रोजाना एक अनुच्छेद की बात करते हैं। यह अनुच्छेद आपको जागरूक बनाता है हमारे संविधान के प्रति, और अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी ये हो जाता है। ठीक है, मिलेंगे जुलाई के नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दूसरी वीडियोस में मिलते रहेंगे। घर पे रहिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी हो तो बाहर जाए, वैक्सीनेशन करवा लें, है ना। वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी एहतियात जरूर रखें। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अपने शब्दों को यही विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच।